नमस्ते मित्रों, जेके नाउ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान और आज हम आपको कश्मीर ले जाना चाहते हैं, कश्मीर ले चल रहे हैं। और कश्मीर की आज की हमारी यात्रा साहित्य इतिहास के रास्ते से होगी और वो यात्रा मुंबई होते हुए होगी। आज की हमारी मेहमान डॉक्टर आशा नैथानी दायमा, आइए सबसे पहले उनका स्वागत करें। डॉक्टर आशा नैथानी दायमा, आप मुंबई के, देश के, यूं कहिए मुंबई के कहना, मुंबई लोकेशन के लिहाज से तो कहना ठीक है, लेकिन देश के जाने माने प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक सेंट जेवियर्स कॉलेज में वहां की वाइस प्रिंसिपल रही हैं, हिंदी विभाग की अध्यक्षा रही हैं, लेखिका हैं, टेलीविजन से नाता है, फिल्में, कई फिल्मों के लिए लेखन का आपको अनुभव प्राप्त है, मंच से, कविता से, साहित्य से, लेखन से जिनका रिश्ता है। मुंबई फिल्म नगरी जिसको कहते हैं, उस नगरी की लेखिका का नाता कश्मीर से जुड़ा और उन्होंने जम्मू कश्मीर के आबादी के उस हिस्से, उस भारतीय नागरिकों और जम्मू कश्मीर के सच्चे अर्थों में जो नागरिक थे उसके एक बड़े हिस्से को लेकर उनके बीच में जाकर उनकी पीड़ा को जाना और उसको कहानियों में ढालकर लिखा, एक पुस्तक के रूप में वो लेकर आई, जिसका टाइटल है जम्मू कश्मीर सच तो यही है। जम्मू कश्मीर सच तो यही है कि लेखिका डॉक्टर आशा नैथानी दायमा जी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए आइए उनकी किताब के रास्ते कश्मीर चलते हैं, जम्मू कश्मीर चलते हैं और जानते हैं कि उनकी कहानियों में जिस आबादी के जिस हिस्से का दर्द बयान हुआ है, उस वो दर्द कैसा है, उनके उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के अंदाज में हम उस दर्द पर लौटेंगे। लेकिन पहले मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जब दर्द लिखा उस समय वो दर्द चरम पर था, लेकिन हाल ही में उस दर्द की दवा हो गई। सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया, पहले 370 और 35A की रवानगी, फिर वहां की उस आबादी को जो 7 दशक से ज्यादा से अपने देश में डोमिसाइल के अधिकार से वंचित थी, उसे डोमिसाइल का अधिकार प्राप्त हुआ, अपनी मिट्टी पर अपना अधिकार प्राप्त हुआ। डॉक्टर दायमा, यहीं से शुरू करें। आप कश्मीर गई, कहानियां लिखी, दर्द लिखा, उस दर्द की जिस दिन दवा होने की खबर मिली तो कैसा महसूस हुआ? दर्द की दवा मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या होता है। तो ये कहना चाहिए, परत दर परत उस पीड़ा का इलाज हो रहा है जी। 4 अगस्त 2019, जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा 4 और 5 अगस्त ये सारा चल रहा था और पता चला कि इन दोनों को 370 को रफा दफा कर दिया गया है। दिन भर टेलीविजन के आगे बैठी हुई थी मैं, बहुत रोना भी आ रहा था, खुशी भी थी, और लगातार फोन आ रहे थे घाटी से, लोग रो रहे थे, कह रहे थे मैडम जी हमने कभी सोचा नहीं था कि अपने जीते जी ये दिन देख पाएंगे, और ये दिन देख रहे हैं, हम सही अर्थों में आज़ाद हुए हैं। इन लोगों से संपर्क बना रहा, और अब जब ये डोमिसाइल वाली बात आई है, अब लग रहा है कि हाँ, अपनी धरती पर आज अब ये सचमुच आज़ाद हैं। जिन अधिकारों से उन्हें पिछले 73 सालों से वंचित रखा गया था, अब जाकर उन्हें वो अधिकार मिले हैं। तो वो ये सारा कहानियों के पात्र वो स्वतंत्र हो गए, उनको समाधान मिल गया, ये तो अद्भुत अनुभूति होगी। जी जी, और मेरे वो पात्र वीरेंद्र इतने मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतना वक्त उन लोगों के साथ गुजारा है, और अब भी जितने फ़ोन पर संपर्क में हैं और जब बात करते हैं और सुनाते हैं, रोते हैं, क्योंकि
इतने लोगों से मिलना, इतनी अलग अलग उम्र और तबके के लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं, यानी देखिए एक तो वो तबका था जिन्हें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहा गया। अब आयरनी देखिए, आप विडंबना देखिए कि अब वेस्ट पाकिस्तान नहीं है, अब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, लेकिन ये आज भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहलाते हैं इस आज़ाद देश में। दूसरा तबका वो वाल्मीकि समाज, तीसरा वहाँ की महिलाएं जम्मू कश्मीर की, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं, जिस भी धर्म की हैं, अगर उन्होंने गैर पीआरसी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है गैर पीआरसी धारक से शादी कर ली है, सारे अधिकार को बैठती हैं, उनकी बातें थी। वहाँ का जो गोरखा समुदाय है, गोरखा समाज है, यानी और ये जो चारों श्रेणियां हैं, यानी सारे मिलाकर लाखों की तादाद में है, यानी 2-4 हजार या 50-60 हजार, इतना नहीं, लाखों लोग हैं ये। तो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं, वाल्मीकि समाज है वहाँ का, यानी वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जो 1947 में सरहद के उस पार से इस पार अपने ही देश में आए और 70 सालों तक रेफ्यूजी बन के यहाँ जीते रहे, 73 साल पल भर के लिए समझाते हैं, पल भर के लिए ये जब किसी को हमने कहा कि ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, तो वो कौन लोग हैं एग्जैक्टली, और वो और दूसरे उस सरहद के उस पार से आए लोगों से कैसे भिन्न हैं? जो मुझे ध्यान में आता है, ये कुछ ऐसी सी कहानी नहीं है क्या? अगर मैं गलत हूं तो इसको ठीक करिएगा, कि मान लीजिए सरदार मनमोहन सिंह, मैं यही कहने वाली थी, कितनी अजीब बात है कि देखिए सरहद के उस पार से जब बंटवारा हुआ, यानी कितना आसान था लोगों के लिए, नेताओं के लिए कहना। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने मेज पर एक नक्शा रख दिया है देश का, कुछ रेखाएं खींच दी और कहा आज से जी ये पश्चिम पाकिस्तान है, ये पूर्वी पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है। और उसके बाद जो तबाही मची, उसके बाद जो नरसंहार हुआ, उसके बाद जो लाखों लोगों की मौत हुई, अब हुआ यह कि सरहद के उस पार से पश्चिम यानी पाकिस्तान की तरफ से जब लोग हिंदुस्तान आने लगे, एक तो उनके लिए पंजाब जाने का रास्ता था, बहुत लंबा था, लोग गए वहां, पर उनको ये डर था वहां पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा, पता नहीं हम हिंदुस्तान पहुंच पाएंगे या नहीं। कुछ लोग जम्मू कश्मीर, वो दरिया पार करके जम्मू कश्मीर की तरफ आ गए, उनके लिए वो आसान उन्हें लगा। पर क्या उन्हें तब ये क्या पता था कि जो लोग हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में गए, आज तो हमें याद भी नहीं है कि कौन रेफ्यूजी हैं, कौन शरणार्थी थे। और जैसा आपने कहा, ये सचमुच इंद्र कुमार गुजराल जी कह लीजिए या डॉक्टर मनमोहन सिंह कह लीजिए, दोनों हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, बंटवारे के दौरान यहाँ आए थे। मैं इसको कुछ यूं कहना चाहता हूँ कि कल्पना करें कि इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इनके परिवार के 2 सदस्य, और ये आजादी से पहले इनका जन्म हुआ था, आज जिसको पाकिस्तान कहा जाता है वहीं इनका जन्म हुआ था, और इन लोगों को देश का विभाजन होने के बाद हिंदुस्तान आना था, चारों लोगों को। तो इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह नाम के नौजवान तो या बालक जिस भी अवस्था में रहे होंगे, ये तो चले आए पंजाब। जो पंजाब चले आए, पंजाब को पंजाब समझ के नहीं आए थे, हिंदुस्तान समझ के आए थे और कहकर आए थे। तो ये हिंदुस्तान के पंजाब में आ गए, तो ये तो देश के प्रधानमंत्री तक बन गए, दोनों बने सौभाग्य से। लेकिन इनके मान लीजिए वो काल्पनिक 2 भाई होते, एक का नाम सनमोहन सिंह होता, दूसरे का नाम सुरेंद्र सिंह गुजराल होता, और वे जो हिंदुस्तान के ही दूसरे हिस्से जम्मू कश्मीर में पहुंच गए। तो मित्रों को, जिन लोगों को उस एंगल का आइडिया नहीं है, वो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इंद्र कुमार भारत के प्रधानमंत्री और सुरेंद्र कुमार जम्मू कश्मीर में 7 दशक तक शरणार्थी, और शरणार्थी किसी हर अधिकार से वंचित। उदाहरण देके ये मैंने थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश की। तो इनको अधिकार कौन कौन से नहीं थे, अगर ये समझाना हो तो कैसे कहेंगे, क्या क्या नहीं कर पाते थे वेस्ट पाकिस्तान? हुआ ये इन लोगों के साथ जी, न तो वोट देने का अधिकार, मताधिकार नहीं है इनके पास, यानी लोकसभा का दे पाते हैं, बाकी ये मताधिकार नहीं, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ नहीं सकते,
कोई सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, ये कहीं इन्हें किसी बैंक से कि ये जम्मू कश्मीर बैंक छोड़ दे, वहाँ भी 18% इंटरेस्ट इनसे लिया जाता है। जी उसके अलावा ये कहीं से इन्हें लोन नहीं मिलता, जी न ये जी कहीं दुकानें खोल सकते हैं। यानी इतनी ज्यादती की गई, इन्हें इंसानों की श्रेणी में रखा ही नहीं गया, है ना। जिन घरों में रह रहे हैं, हुआ ये कि जैसे यहाँ से बहुत सारे जब मुसलमान उस तरफ सरहद के उस पार गए तो यहाँ घर खाली पड़े थे बॉर्डर की तरफ, बहुत से ये वहां जाकर रहे। आज 70 साल 73 साल हो गए, इनको ये अधिकार नहीं है कि कहीं कोई दीवार टूट जाए या कहीं कुछ हो जाए वो उसे रिपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका घर नहीं है, ये सिर्फ वहां रह रहे हैं। तो इनके यानी 4 पीढ़ियां हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ रेफ्यूजी कहलाना। मैं वहां बहुत से परिवारों को ऐसे मिली कि एक परिवार यहाँ जम्मू कश्मीर में आकर बस गया है, दूसरा पंजाब में रह रहा है या राजस्थान चला गया है। उनके पास सारे अधिकार हैं, अच्छा फल फूल रहे हैं, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों में लगे हैं, कल कारखाने खोले हुए हैं उन्होंने। और चूंकि ये परिवार बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर पहुंच गया और जम्मू कश्मीर ने इनके साथ इतनी ज्यादती की है कि 70 सालों तक 73 सालों तक ये शरणार्थी ही कहलाते पिस रहे। पिसते रहे, अपमानित होते रहे। बिल्कुल उसी मुझे तरह लगता दूसरा है तबका ये यहाँ पर पीड़ा की बात ये है कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में इस अवधि में लोकतंत्र की बात करते रहे, मानवाधिकारों की बात करते रहे, मनुष्यों की मानवता की बात करते रहे, कश्मीरियत की बात करते रहे, और कश्मीर के इन नागरिकों का पर उनको तरस नहीं है, उनके प्रति उन्होंने आंखें मूंदे रखी। आज लेकिन हम खुश हो सकते हैं इस बात से, आपके चेहरे की प्रसन्नता भी उस बात को अभिव्यक्त कर रही है कि अब ये कालिक धुल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो हुआ ये कि इतना झूठ कहा गया हमसे जी 70 सालों तक, हमें भनक नहीं पड़ने दी गई कि हो क्या रहा है ये। यानी 370 जानते हैं उसके आगे क्या, और उसकी आड़ में क्या क्या ज्यादतियां करते रहे ये लोग जम्मू कश्मीर के लोगों पर, वो पता नहीं। अच्छा, पता चल भी जाए तो जैसा आपने कहा, जो मानवाधिकार के बिगुल जो बजाते हैं, पता नहीं क्यों उन्हें इन पर कभी तरस नहीं आया। जिन्हें मैं आपको बताऊं, जो दूसरा तबका है वाल्मीकियों का तबका, उनकी कहानी तो और दर्दनाक है। और इसलिए मैं बता रही हूँ कि 1957 में जी जम्मू कश्मीर के जो सफाई कर्मचारी थे दलित वाल्मीकि, वो हड़ताल पर चले गए, और इसलिए पंजाब से कुछ परिवारों को यहाँ बुलाया गया उस काम के लिए, साफ सफाई के काम के लिए। जी और उनसे कहा गया आपको तनख्वाह मिलेगी, रहने के लिए घर मिलेगा, सुविधा मिलेगी, और ये तो सब चले आए बहुत खुश होकर। और यहाँ आकर आज 1957 से 2019 तक इनको बहुत कोशिशों के बाद, साल भर तो ये यूं ही जंगलों में भटकते रहे, सड़कों पर रहते रहे, और जब इनको 10 बाई 12 के एक कमरे दिए गए, इस बात को 60 साल हो गए। परिवार कितना बड़ा होगा, पर कोई जगह नहीं, ना हाइजीन का कोई सवाल नहीं। फिर मैंने वहां देखा एक छोटा सा कमरा, फिर उसके ऊपर एक और कमरा बन गया, और ज्यादा आप कितना बनाएंगे। और जिन हालत में ये लोग रह रहे हैं, यानी जानवरों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं है। और इतना तकलीफ होती थी जब मैं देखती थी बीकॉम और एमकॉम पास लड़का जब वहां पर झाड़ू लगा रहा है। यानी आपको दुनिया में कहीं ऐसा कोई नियम कानून नहीं मिलेगा जहां कहें कि आपके जो बच्चे होंगे जम्मू कश्मीर में केवल सफाई कर्मचारी ही बन सकते हैं। यानी मैं एक ऐसे लड़के से मिली वहां, जी एलएलबी कर लिया है उस बच्चे ने, और एलएलबी करने के बाद वो झाड़ू लगा रहा है, क्योंकि और कोई नौकरी वो कर नहीं सकता, और कोई नौकरी उनको करने नहीं देंगे। बच्चा अगर वहां से बाहर निकलकर किसी और राज्य में जाकर एमबीए भी करके आ जाए, ऐसे भी एक लड़के से मैं मिली, एमबीए करके भी जब वो आ जाए और अगर वो नौकरी खोजने जाए तो उसे वो अभी भी, अब बदल गई होगी बात, जम्मू कश्मीर की सरकार नौकरी नहीं देती। अंगी कहते थे, वो स्टैंप लग जाएगा जी, आप तो उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। तो जम्मू कश्मीर में जो वहां की सरकारों ने जो अमानवीय प्रताड़ना की है, इन लोगों को इंसान की श्रेणी में नहीं रखा इन लोगों ने, तो बहुत दुखदायक है, वो बहुत दर्दनाक स्थितियां हैं।
तो ये डोमिसाइल वाली जो बात हुई है जी, यहाँ पर मैं, क्योंकि वाल्मीकियों की आपने बात छेड़ी है, वाल्मीकि समुदाय की, जिनको वहां वो भंगी कह रहे थे। भारत का संविधान तो कुछ और कहता है। भारत का संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक कुछ भी रोजगार कर सकता है, अपनी काबिलियत के अनुसार उसको मिलेगा। उसी भारत के संविधान की छत्र छाया में ये अपराध 70 साल तक वहां के वाल्मीकियों के साथ होता रहा। क्या 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 ये विचित्र नहीं लगता डॉक्टर आशा आपको, एक शिक्षिका हैं आप, कि ये जो दलितों के लिए बात करने वाले देश में लोग थे, जिन्होंने भारत में, माने देश के दूसरे हिस्से में जो लोग दिल्ली बैठे हुए थे, जो अपने आप को अनुसूचित जातियों के ठेकेदार बताते रहे, उनके नाम पर राजनीति करते रहे, इनको भी कभी दिखाई नहीं दिए वो जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि परिवार? नहीं, कभी नहीं, कभी किसी ने नहीं। वो तो वो कहते हैं ना कि मैडम ये लोग तो हमको इंसान ही नहीं गिनते। तो वो यानी हिंदुस्तान में संविधान के तहत आपने ST SC OBC सबके लिए कितना, यानी इस देश का राष्ट्रपति यानी नारायणन राष्ट्रपति बन जाते हैं, और यहाँ इन लोगों को कुछ भी, या कोई इनके लिए कहीं कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी तरह के, यानी रिजर्वेशन की जो हम बात करते हैं। यानी आप विडंबना देखिए कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए देश के किसी भी हिस्से में, मैं तो खुद प्रोफेसर रही हूँ और मैंने देखा आपके कॉलेज में, मेरे कॉलेज में हमने आरक्षण दिया। जी, उन बच्चों के लिए आरक्षण है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर वो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी है, सो कॉल्ड रेफ्यूजी, या वाल्मीकि समाज का बच्चा है, तो उसे वहाँ कोई पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं है। अगर वो कहीं और से पढ़कर आ भी जाए तो नौकरी करने का कोई सवाल नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा कि जो ये प्रताड़ना इन्होंने 70 साल सही, 370 और 35A के जाने के बाद के कश्मीर में, नए जम्मू कश्मीर में अब ये प्रताड़ना जाकर समाप्त हुई है। अब जम्मू कश्मीर का जो वाल्मीकि है, या ये जो दूसरे श्रेणियां जिनका हम जिक्र एक श्रेणी का और कर चुके, बाकी का भी आप करेंगी, अब ये अपने अधिकार प्राप्त करने की दिशा में तेज गति से बढ़ चले हैं। ये उत्सव मनाने जैसी बात है, और एकाध नहीं लाखों लोगों के लिए, कई पीढ़ियां जिन्होंने उत्पीड़न झेला उनके लिए पर्व जैसी बात है। जी, 2 दिन पहले मेरी बात हो रही थी फोन पर, तो वो लोग यही कह रहे थे कि मैडम जी हमारे लिए तो इसी समय ईद और दिवाली और होली सब कुछ आ गया है, हम तो यहाँ उत्सव मना रहे हैं। अब ये डोमिसाइल जो मिलेगा तो यानी वहाँ के कितने फायदे होंगे इन लोगों को। ये बच्चे अब पढ़ लिख सके, यानी 15 साल से ज्यादा जो रह रहा है तो उसे वहाँ का, इन लोगों ने तो ऐसा कर रखा था। यानी देखिए ये कितनी गंदी साजिश थी इन लोगों की कि इन्होंने ये कह दिया कि 1944 से पहले जिनके पास जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति थी, यहाँ थे, सिर्फ वही यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट होंगे। जी, जबकि बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट उन्हीं को PRC दी। जबकि 1947 में कितनी आवाजाही हुई इनकी नजर में, वहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए ये चीजें कोई मायने ही नहीं रखती। 1954 में इन लोगों ने ये कहा, और ये तो 1947 से वहां रह रहे थे, इन्होंने 1944 डेट दे दी और इनको कोई अधिकार नहीं मिले। अब ये होगा, ये तो 15 साल नहीं, ये तो 4 पुश्तों से वहां रह रहे हैं, तो अब उनको अधिकार मिलेंगे, वो बच्चे पढ़ सकेंगे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाएंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी, अपना घर बना सकेंगे, तो सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। तो ये बहुत बहुत बड़ा ये एक फायदा, एक उत्सव का माहौल है इस समय जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर आशा जी, आपकी कहानियों की तरफ बढ़ेंगे, किताब पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और जो 2 श्रेणियां और बच गई, आपने गोरखों का जिक्र किया, उनकी दास्तान क्या है, वो कौन सी श्रेणी है, वो किस तरह से वंचित रहे, ये भी बताएं हमारे सुनने देखने वाले। अब हुआ ये कि महाराजा रंजीत सिंह के समय गोरखे तो उनकी फौज में हुआ करते थे, वो तब से यहाँ रह रहे हैं जी, और बसे हुए इतनी 200 साल से यहाँ रह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब इन लोगों ने PRC देने की बात आई तो गोरखों को भी उसमें शामिल नहीं किया गया। वो गोरखे जो जम्मू कश्मीर के लिए इतनी शहादत देते रहे हैं, लड़ते रहे, हिंदुस्तान के लिए लड़ते रहे हैं, तो उनकी भी वहाँ कोई सुनवाई नहीं है।
और पहले तो ये था कि कम से कम ये लोग फौज में थे। जी। बाद में तो इन लोगों ने ऐसे नियम बना दिए जम्मू कश्मीर की सरकारों ने कि ना आर्मी में, ना बीआरसी अपना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ना ही पुलिस, कहीं इनकी भर्ती नहीं। तो ना ये बच्चे, वो जब मैं वहां गई थी तो वहां के नौजवान लोग कहते थे कि मैडम गोरखा तो है ही लड़ने भिड़ने वाला, एक ईमानदार व्यक्ति। लेकिन इतनी तकलीफ होती थी वीरेंद्र, जब उन 25, 26, 27 साल के लड़कों को जो ग्रेजुएट हैं और बैठ के सड़क पर मोमो बेच रहे हैं, इतनी तकलीफ होती है। माँ बाप रोते हैं। अब चूंकि जो पहले फौज में थे वो जी। माँ बाप, अब पिता वो रिटायर हो चुके हैं, वो वापस आए हैं, तो कहते हैं बस हमारी पेंशन है, उसी पर गृहस्थी चलती है, क्योंकि नौजवानों के लिए तो यहाँ कुछ करने के लिए नहीं है। तो वो गोरखा परेशान है। और चौथा तबका जो मैं बता रही हूँ वो है जम्मू कश्मीर की महिलाएं। और इसे किसी धर्म के साथ न जोड़ें, क्योंकि वो महिला चाहे हिंदू है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे सिख है, चाहे बौद्ध है, जम्मू कश्मीर की नजर में आधा कश्मीर कह दे तो कैसा रहेगा? हाँ जी बिल्कुल। तो और जम्मू कश्मीर की नजर में तो वो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस महिला ने किसी गैर पीआरसी धारक से, परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जिसे मिला है, अगर वो व्यक्ति जिससे शादी की है उसके पास पीआरसी नहीं है, तो आप अपने सारे अधिकार खो देती हैं। आपके बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिलता। मैं वहाँ एक सज्जन थे दिल्ली के एनएसडी के कलाकार, और वो बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर आए थे यहाँ, और वो भी खुद इस्लाम मतलब मुसलमान हैं, उनकी पत्नी भी मुसलमान है, दोनों की शादी हुई है, लेकिन चूंकि वो दिल्ली से आए हुए सज्जन हैं, उनके पास पीआरसी नहीं है, इसलिए उनकी पत्नी के सारे अधिकार खो गए हैं। शादी बेटी वो कहते हैं कि शादी के रिश्ता क्या बनाया, सारे रिश्ते तोड़ दिए गए, तोड़ दिए जी। नाना से रिश्ता टूटा, नानी से बच्चों का रिश्ता टूटा, कोई अधिकार वहां पर बैक होम ननिहाल में कोई अधिकार बच्चों के नहीं बचते थे। ये बड़ा बहुत बड़ा पाप कर्म महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा पाप कर्म हुआ, और एक लंबे अरसे तक हुआ। मैं तो ऐसे परिवारों से मिली जहां पर 2 बहनें हैं, एक बहन की शादी हुई है जिस पर, और पहले इनको ये सारी इन बातों का अंदाजा नहीं था। तो एक बहन की शादी हुई है जहां पीआरसी वाला परिवार है वो, और दूसरी की शादी हो गई जिस परिवार में पीआरसी नहीं था। और वो कह रही थी कि मैं दोनों बहनों से मिली, लोगों के घर जाया करती थी मैं, तो दोनों वो कहती कि अब हमारे बीच और हमारे बच्चों के बीच इतना बड़ा अंतर आता जा रहा है, क्योंकि हमें तो कोई सुविधा ही नहीं मिली है। तो जिस परिवार के पास पीआरसी है, क्योंकि परिवार जब मायके में थी दोनों बहनें, तो अच्छा खासा प्यार, मतलब सारी सुविधाएं थी। और ये संयोग, अब उस लड़की की बदकिस्मत, अरेंज मैरिज है, पर ये उसकी बदकिस्मती है कि ससुराल में जब वो गई पता चला कि उनके पास तो पीआरसी नहीं है, और उसके बाद उसका दुर्भाग्य, जो व्यवस्था, जो कानून इस तरह का व्यवहार करता रहा, लोग उसका बचाव करते रहे। ये याद करके, अब हालांकि अब तो अतीत की बात हो गई, दर्द हम लोगों को भी होता है, जो कश्मीर में रहते भले ही ना हो, लेकिन कश्मीर से जुड़े किसी कश्मीरी की तरह ही हैं। बिल्कुल सहमत हूँ कि पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि 70 साल तक इतनी सरकारें आई गई और कभी ने इन लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। उस दिन मेरे पास फोन आ रहे थे वहाँ के आजकल वाल्मीकि समाज के जो प्रधान हैं, घारू नाम है उनका, घारू का फोन आया 7 अगस्त को मेरे पास, और वो रोने लगे, कहने लगे मैम, मोदी जी ने तो हमारे सिर से गंदगी का बोझ हटा दिया, हम तो गंदगी लिए घूम रहे थे, अब सांस ले सकेंगे। तो यानी इतने किस्से हैं, इतनी बातें हैं, और वो सारे लोग मेरे इतने अपने हैं, और जब वो राहत की सांस लेते हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी सांसें भी अब ठीक चलने लगी हैं। वरना वहां जाकर तो इतना, यानी यू फील सो हेल्पलेस, ऐसा लगता है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर यही दशा है इस हिंदुस्तान की, तो हमें शर्मानी चाहिए, हम जो अपने आप को पढ़े लिखे प्रबुद्ध जन कहते हैं, और सच्चाई ये है कि हम अपने देश को जानते नहीं हैं। आशा जी की पुस्तक की तरफ लौटते हैं। जम्मू कश्मीर सच तो यही है, इस शीर्षक से आपने
8 कहानियां संजोई इस दर्द को उन कहानियों में पिरोते हुए। मुंबई में काम करने वाली आशा जी को ये अचानक जम्मू कश्मीर का ख्याल कैसे आया, और फिर ये लेखन जो हुआ इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? बहुत सारे लोगों की रुचि निश्चित रूप से जानने में। जी जी, ये सुखद संयोग ही कहें, शायद मेरी किस्मत में था ये जी। जो इतना बड़ा काम हो रहा है उसमें एक छोटा सा योगदान मेरा भी हो। हुआ ये कि मैं, जैसे आपने बताया, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में पढ़ा रही थी जी। और उसी दौरान 2017 में मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वॉलंटियर रिटायरमेंट जिसे कहते हैं, जी। वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था। इससे कुछ पहले से मैं जम्मू कश्मीर पर कुछ पढ़ रही थी, अपना अध्ययन कर रही थी। जी। एक दिन हुआ ये कि मेरी छोटी बहन डॉक्टर प्रतिभा नैथानी, जी। जो सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में ही पढ़ाती, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड है, जी। तो उनसे कुछ बात हो रही थी, तो 370 की हम बात कर रहे थे जी। और मैं बता रही थी कैसा है, ये गलत है, ये वो। तो उसने कहा, आशा दीदी तुझे 35 से पता नहीं। और सचमुच 2017 में 35 से हम कोई नहीं जानते थे ना, हमें बिल्कुल। मैंने कहा ये 35 से क्या है? देश का तो बताने लगी। देश का 90% 95% हिस्सा शायद तब तक नहीं जानता था, 370 जानते थे। बिल्कुल वही, यानी 90 तो आप बहुत कम कह रहे हैं, पता नहीं, 35 से लोगों को पता ही नहीं था। और मैंने प्रतिभा से कहा कि मैं अपने आप को, यानी MA PhD सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज वाइस प्रिंसिपल, और अगर मैं ये नहीं जानते, धिक्कार है, बाकी लोगों के लिए हम क्या कह सकते हैं। और फिर उसने मुझे कहा, कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, कुछ ऑनलाइन कुछ चीज़ें पढ़ने कहा, कुछ सेमिनार्स में मैं गई, और फिर बेचैनी बढ़ती चली गई। और फिर घर आकर एक दिन मैंने कामाख्या सिंह की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, और फिर घर आकर मैंने एक दिन अपने पतिदेव से कहा, रमाकांत से मैंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आर यू श्योर, ये करना है तुमको? मैंने कहा अब मुझे इन लोगों को समझना है, किताबों में पढ़ना, लोगों से सुनना अलग बात होती है, मैं जाना चाहती हूँ। और फिर मैं और प्रतिभा जम्मू कश्मीर गए जी। 15 अगस्त 2017। और इतना, यानी मेरे पति को ये भी चिंता थी 15 अगस्त का समय जम्मू कश्मीर जाना ठीक है या नहीं, पर ठान लिया तो ठान लिया, निकल पड़े हम दोनों। वहाँ हम गए, और वहाँ एक हैं, उनका नाम ज़रूर लेना चाहती हूँ, लब्बा राम जी, एक सज्जन हैं, और पहले हम उन्हीं से मिले। और उन्होंने तो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों, यानी जो सरकारों को करना चाहिए था वो काम किया है उन्होंने। तब उनके पास पूरी फहरिस्त थी 1947 से लेकर अभी तक के लोगों की। फिर उन्होंने कुछ समाज सेवकों से मिलवाया, लोगों से मिले, मिलना जुलना होता रहा। और वहाँ जाकर जब मैं वीरेंद्र लोगों से मिली, तब मुझे समझ में आया किताबों में पढ़ना और वो ग्राउंड रियलिटी कितनी अलग होती है। इतना दर्दनाक था उन लोगों से मिलना, यानी ऐसे ऐसे किस्से हैं मेरे पास सुनाने के लिए। मुझे वहाँ जाकर लगा मैं अपने देश के जीते जागते इतिहास से मिल रही हूँ। यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गुलाबो राम से मैं मिली, 109 साल के बुजुर्ग, 89-90 साल की विद्या देवी जी, ज्ञानो देवी 94 साल की, प्रीतम सिंह जी 86-87 साल के, वहां से लेके 18-20 साल से लेके छोटे छोटे बच्चों तक। मैं रोज ना निकल, प्रतिभा 3-4 दिन तक तो थी साथ में, फिर कॉलेज का उसके जिम्मेदारी वो निकल गई, मैं वहां रह रही थी। और आप ये समझिए, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाती थी मैं गेस्ट हाउस से, मेरे पास कार रहती थी, और बस लोगों के घरों में जहाँ जिसके साथ बैठी हूँ वहीं कहती थी 2 रोटी मुझे भी खिला दीजिए, और दिन भर बातें। और मैं इतना रोती थी, और जब लौट कर आती थी गेस्ट हाउस तो मुझे इतनी घुटन होती थी कि किस मिट्टी के बने हुए हैं ये लोग। 70 साल तो कोई कैसे सहन कर सकता है? 70 साल से चुप बैठे हुए हैं, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी वो छोटे छोटे बच्चे, और ऐसी ऐसी कहानियां। कभी, यानी एक दिन का आपको मैं बताऊं बात, घारू के घर गई हुई थी मैं। ज्यादातर तो मैं आसपास के गांव में और बॉर्डर से जो लगे हुए, यानी हमारे देश के बॉर्डर से 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर जो
गांव हैं, नाखनूर है, जिन गांव में गई, कठुआ है, सांबा है, आरएसपुरा है, जम्मू है, इन जगहों पे कुछ तो जगह ऐसी थी जहां पर यानी आए दिन गोलाबारी होती चलती रहती है। तो उन जगहों में जब जाती थी मैं, मुझे ना कभी-कभी ऐसे लगता था जब उन लोगों से मिलती थी, जी उन दीवारों को देखकर कभी-कभी इच्छा होती थी कि थोड़ा कान लगा लूँ इन दीवारों पर, शायद 1947 सुनाई दे जाएगा। क्योंकि ये वही दीवारें थी, ये वही घर थे, जहाँ पर पता नहीं तब क्या हुआ था। आज इस देश में, आज़ाद देश में लोगों ने क्या किया है इनके साथ। वो जब महिलाएं आकर बैठती थी और शुरू में तो कभी-कभी बड़े अजीब-अजीब किस्से भी होते थे। जैसे पहले ही दिन हम मिले जी तो मैंने कहा कि ऐसा करेंगे, मैं कुछ कहानियाँ लिखना चाहती हूँ इसलिए आपके पास आई हूँ, जी तो हम बातचीत किया करेंगे और फिर देखें क्या बात बनती है। तो कहे ठीक है। कुछ लोगों के फ़ोन नंबर थे, सेल नंबर वो भी लिए, लिस्ट-विस्ट बनी। मैंने कहा कल मिलेंगे। दूसरे दिन मैं गई तो एक सज्जन चंद्रभान सिंह, उनके घर में हम मिले। तो पूरा कमरा, बुजुर्ग पुरुष थे, सब बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं भी थी, तो बैठ गए। तो मैंने कहा ऐसे तो बात नहीं कर पाएंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके करते हैं कि हाँ जी मैडम जी ठीक है, आप बुला लीजिए, किससे बात करेंगी। तो एक सज्जन थे, मैंने कहा आइए प्रीतम सिंह जी आप आइए, बात करते हैं। बात करने लगे। अब मुझे ये लगने लगा कि जब आप किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, और जब मुझे पता है कि ये कहानियाँ बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं, पता नहीं किस दिशा में कहाँ जाएँगी, तो मैंने कहा, सबसे हाथ जोड़कर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि सिर्फ़ मैं और प्रीतम सिंह जी इस कमरे में रहेंगे, क्योंकि सबके सामने बोलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो आप लोग हम दोनों ही रहें कमरे में। ठीक है मैडम जी, ऐसा ही करते हैं। और इतना मुझे हँसी भी आई, इतना प्यार भी आया उन बुजुर्गों पर। क्या किया उन्होंने, जी सब के सब उठकर गए और कमरे की देहरी के पास दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो गए। सब झुंड वहीं पे लगा हुआ है। अब हाँ मैडम जी आप बात कीजिए, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम नहीं सुनेंगे आपको। तो ऐसी बातें भी होती थी। दूसरी तरफ ऐसे किस्से भी हुए। एक महिला थी, ज्ञानो देवी, और 94 साल की महिला, यानी मैं 2017 में वो 94 साल की थी। उन्होंने कहा पार्टीशन के समय वो जब आई, यानी ऐसी-ऐसी कहानियाँ जो किस्से वो सुना रही थी। उन्होंने क्या किया, जब उन पर हमला किया, उन्हें यानी वहाँ तो आए और गर्दनें कट रही हैं, लहू बह रहा है, 22-24 लोगों का परिवार। मैं आपको वो किस्सा पढ़ के सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। यानी कहीं-कहीं पे है ना, तो ज्ञानो देवी की जो बात है, उन्होंने जिस तरह से सुनाई वो बात, यानी और कहते हैं ना जब बहुत इतना दर्द कि फिर वो दर्द इतना इंतहा हो जाए कि फिर वो मायने ही नहीं रखता। हद से गुजर तो जाना। हद से गुजर जाना होता। तो ये वो बता रही हैं ज्ञानो, कि तो ज्ञानो देवी कौन सी कैटेगरी, किस श्रेणी तो में वो आती कहती हैं? ये रेफ्यूजी जो हैं वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान की, तो वो बता रही थी। हाँ, तो मैंने लिखा है, पीछे से 2 हाथ आए और उनकी छातियों को जोर से भींच दिया और ज्ञानो देवी तिलमिलाकर उठ बैठी, पसीने से भीगी हुई ज्ञानो। 76 वर्ष की हो गई है, लेकिन अभी भी वह तसल्ली हुई। बगल के पलंग पर पोता बहू किरण अपने 3 महीने के सिद्धार्थ के साथ गहरी नींद में सोई हुई है। क्या हो जाता है ज्ञानो को, क्यों भुला नहीं पाती वो उस भयानक शाम को। अगस्त का महीना था, राखी का दिन था, सारे टब्बर में उत्साह था, रौनक थी। तभी ढोल पीटने की आवाज आई। सारे गांव में वे लोग ढोल पीट रहे थे और बतला रहे थे, देश का विभाजन होने जा रहा है। आसपास के गांव में मारकाट मची हुई है, समय रहते सरहद पार चले जाओ। ज्ञानों का भरा पूरा परिवार था, पति, ददिया, सास ससुर, उसके अपने सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानियां, नंदे, भतीजे भतीजियां, 200 बकरियां, कई बछड़े बछियां, 5 गायें, 2 जोड़ी बैल, दूर दूर तक फैले खेत खलिहान। दोपहर भाई भाभी राखी बंधवा कर लौट गए थे। शाम की चाय उबल रही थी, पकौड़े तले जा रहे थे। अचानक घर में चीख चिल्लाहट। 4 मुस्तंदे आए, कुल्हाड़े चलने लगे गर्दनों पर, लहू की धार। पीछे से 2 हाथ आए और
पता नहीं कहाँ से ज्ञानों में इतनी ताकत आई। उसने चूल्हे से जलती लकड़ी उठाई और उसे धू धू जलती हुई दौड़ती हुई मानवाकृति। बाकी के तीनों भी भाग खड़े हुए। ददिया सास ससुर पति और सबसे छोटा देवर। बाकी लाशें लाशें और लाशें। ज्ञानों को डर नहीं लगा, रोना भी नहीं आया। उसने झटपट गहनों की पोटली बनाई जो जमा जथाती एक बक्से में रखी और 6 जिंदा लाशों के साथ निकल पड़ी सरहद पार जाने को। 23 साल की ज्ञानो, तेज तर्रार, भोला सा पति काकाराम न कुछ बोल रहा था न सुन रहा था। सभी भूखे प्यासे। 10 साल का देवर भूख से बिलख रहा था। बारिश के दिन थे, छोटा दरिया पार करना था। पानी उफान पर था। रातों रात पार जाना जरूरी था। कहीं से एक रस्सा ले आई ज्ञानो, सभी को कमर से बांधा और आगे रस्सा पकड़ कूद पड़ी उस दरिया में। कोई डर नहीं, मरना तो एक के वार है, डर कैसा। खींच ले गई सभी को दरिया पार। और जिस समय ज्ञानों से मैंने वो जिस तरह बोल रही थी ना, अब तो वो 94 साल की हैं। ये किस्सा उस समय का, बीच में वो कहानी में याद कर रही हैं, उस समय का है। उस 94 साल की महिला से जब मिली, यानी छोटी सी ऊंचाई, यानी आप सोच लीजिए मैं 5 फुट हूँ, मैं भी जब कह रही हूँ छोटी सी, तो छोटी सी उनकी ऊंचाई, दुबली पतली सी, चेहरा बिल्कुल मकर जाल बना हुआ, वो धुंधली सी आंखें। पर बोलने में जो जिस तरह से वो बोल रही थी, और मरना तो एक के वार है, जब उन्होंने कहा मुझे लगा मैं कितना डरती रहती हूँ, कितना सोचती रहती हूँ। और ये महिला उस समय 23 साल की नवयुवती 6 लोगों को अपने साथ दरिया खींच कर ले आई। यहाँ आकर पूरी नई जिंदगी उसने बसाई। तो ऐसी ऐसी पीड़ा, यानी जैसे मैं कह रही थी ना, वहां मिलना लोगों से, वीरेंद्र, वो ऐसा लग रहा था मैं अपने देश के जीते जागते इतिहास से मिल रही हूँ। यानी जब वो अपनी कहानियां सुना रहे थे, वो धुंधली पड़ी आंखें, उनकी नसों से भरी हुई, उनका वो जो दर्द था, यहाँ के आप किसी दर्द से उसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञानो जो है, जिस ज्ञानो से आप मिले, 94 वर्ष की ज्ञानो, और उसके छुरियों वाले या बुढ़ापे के की देह के भीतर से भी जो आवाज आ रही है, आप उसमें पराक्रम देख रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पराक्रम उसमें नहीं रहा होता तो शायद उन दरिंदों का सामना उस घड़ी वो नहीं कर पाती, उस घड़ी भी वो कमजोर पड़ गई होती और वो दरिया पार करके यहाँ तक नहीं आती। लेकिन दर्द दरिया पार करने के बाद और उन दरिंदों को निपटाने के बाद भी दर्द नहीं निपटा। दर्द ज्ञानों को 73 साल और झेलना पड़ा। ये वो कह रही थी कि कौन है आपके नेता लोग, लेकर आओ मेरे सामने। मैं तो अपने मायके लौट कर आई थी, अपने मायके आई थी, और इन लोगों ने मुझे यही कहा, नहीं माना तो कौन से हैं ये आपके नियम कानून। जिस तरह से वो बोल रही थी ना, वो 94 वर्ष की महिला, बुजुर्ग महिला, और जिस तरह ये वो नहीं उनकी पीड़ा बोल रही थी, जो कुछ उस महिला ने इतने सालों तक सहा है, जिस दर्द में उसने अपने बच्चों को बड़ा किया है, वो पीड़ा बोलती है। बहुत आता। जैसे वाल्मीकि समाज के लोगों की बात करूं, मैं घारू की बात कर रही थी। घारू के हम एक दिन बैठे हुए थे, कहाँ रहते हैं वाल्मीकि समय, घारू जम्मू में रहते हैं, घारू जम्मू में है। तो वहां थे, हम बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने कहा था मैम मैं बुला दूंगा लोगों से, आएंगे लोग। तो शाम को वो लोग आए, क्योंकि अपनी अपनी ड्यूटी खत्म करके नहा धोकर वो सारे सफाई कर्मचारी आए हुए थे। बात चल रही थी, तो मैंने ऐसी बातें हो रही थी, तो घारू की बात चल रही थी, उसके स्कूल के दिनों की बात और सब। तो अपने गाने की बात करने लगे। नहीं मैम नहीं, मैंने कहा सुनाओ। तो गाने लगे, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। और वो तो अपने मस्ती में वो इंसान गा रहा था, सिर झुका हुआ, और मुझे ना अचानक पता नहीं कुछ भीतर होने लगा जोर जोर से रोऊं, चिल्लाऊं। ये आदमी कह रहा है दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, और ये वतन क्या दे रहा है उसको? वतन सामने उसका 5-6 साल का बच्चा बैठा हुआ था, आदि, वो भी झूम रहा था। मैंने आदि से कहा बच्चा तुम भी गाओ।
वो पूरे ऊंचे स्टेज में वो भी पापा के साथ गाने लगा, दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए। और इतना रोना आया मुझे, इतना रोना, वो लोगों ने भी सोचा होगा क्या पागल महिला है ये। मुझे इतना रोना आ रहा था कि ये लोग इतनी ईमानदारी से इस देश के लिए जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतनी हिकारत झेल रहे हैं, इतना यानी अमानवीय तरीके से जी रहे हैं, इतनी गंदगी पूरे जम्मू कश्मीर की सफाई वो कर रहे हैं, पर उनके लिए ना घर है, ना कुछ है, ना कोई व्यवस्था है। और फिर भी इंसान बड़ी मस्ती में गा रहा है, दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए। वही मैं एक लड़की से मिली, राधिका गिल से, यानी जम्मू कश्मीर की बेस्ट एथलीट, इतने सारे मेडल और इतने सारे अपने सर्टिफिकेट्स लेकर आई थी। और इट सीम्स जब उसको और आगे जाना था नेशनल कंपटीशन के लिए, और जब वहां पर वो लोग गए तो वो और उसके मम्मी पापा दोनों गए हुए थे, तो कहने लगे कि पीआरसी लाओ पहले। तो उसके पापा ने कहा ये तो एथलीट है, दौड़ना है ट्रैक पर, इसके लिए पीआरसी क्यों चाहिए। और इतनी बुरी तरह से उस वहां कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने उनको लताड़ दिया कि अगर पीआरसी नहीं है तो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, पीआरसी के बगैर तुम कर नहीं सकते कुछ। फिर उस लड़की ने फिर हिम्मत बांधी और उसने सोचा कि मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एग्जाम दूंगी। उस बच्चे ने एग्जाम दी, उस लड़की ने, और लिस्ट में उसका सेकंड नाम था। इतनी अच्छी एग्जाम, अच्छे मार्क्स आए, सब कुछ आया, लिस्ट में नाम आया। और फिर जब वहां गई, सुबह 5 बजे पहुंच गई थी अपने पापा के साथ, और वहां जाकर फिर वही कि पहले पीआरसी तो दिखाओ। तो मुझे लगता है कि पूरी 3 पीढ़ियों को ये पीआरसी का अजगर निगल गया जम्मू कश्मीर में। ये बच्चे कुछ नहीं कर पाए, योग्य हैं पर उनकी योग्यता कोई मायने नहीं रखती। अब तस्वीरें बदलेंगी। मेरी अभी 2 दिन पहले बात हो रही थी वहां पर शक्ति, जिन सोशल वर्कर्स से मिलती रहती थी, तो शक्ति का बेटा, तो जब मैं पिछली बार गई थी 2017 में, तो वो बच्चा मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा क्या बनना चाहते हो, तो आंटी लॉयर बनना है। अच्छा। और फिर कहने लगा पर कौन मुझे बनने देगा, कौन क्या करने देगा। मैंने कहा नहीं बेटा हिम्मत रखो, होगा जरूर, आएगा वो दिन भी आएगा। तो पता है एक ऐसा वाक्य उस बच्चे ने कहा, उस समय मेरे ख्याल से हो रहा होगा 14-15 साल का लड़का, और उसने कहा आंटी दीज ये जो टेररिस्ट आर बेटर ऑफ देन अस। तो मैंने कहा टेररिस्ट तुमसे अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो कह रहा कि नहीं वो जो पत्थर फेंकते रहते हैं वो हमसे बेहतर हैं। मैंने कहा क्यों बेटा ऐसा कह रहे हो। तो फिर जो उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया, उसने कहा आंटी ये जो पत्थर फेंकते हैं ना, इन लोगों को तो रिहेबिलिट करने के लिए लाखों रुपए सरकार खर्च होती है, और मैं जो ईमानदारी से पढ़ना चाह रहा हूँ मुझे तो ये लोग पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं, मुझे क्या बनने देंगे। मुझे ऐसे लगा कि सन 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 मेरे कान गर्म होते जा रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले मेरी शशांक से बात हुई, इतनी खिली खिली आवाज, इतने प्यार से उत्साह से बात कर रहा था, आंटी अब मैं अपने हिंदुस्तान के लिए इस जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर अब मेरा है, अब मैं इनको कुछ करके दिखाऊंगा। तो यानी चीजें बदली हैं और आगे भी बहुत बदलेंगी। लाखों लोगों के लिए एक तरह से स्वतंत्रता अब आई है जाकर। एक सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है वो ये कि ये जो पुस्तक का टाइटल है सच तो यही है, ये कैसे आया जहन में? ये जैसे मैंने आपसे बताया, जब मैं जम्मू कश्मीर गई और वहां की जो सच्चाइयां जब देखी, तब मुझे लगा कि लिखना तो है, इन्हीं लोगों के बारे में लिखूंगी। और कुछ भी लिखने से पहले मैंने अपनी किताब का शीर्षक सोच लिया था, सच तो यही है। क्योंकि मुझे ये लगता रहा कि मेरे देश का इतिहास 70 सालों तक मुझसे झूठ बोलता रहा, मेरे देश का मीडिया 70 सालों तक मुझसे झूठ बोलता रहा, मेरे देश के नेता 70 सालों तक मुझसे झूठ बोलता रहा। तो ये मेरा तरीका होगा, सच तो यही है, मैं सच बताऊं कि सच है क्या। जम्मू कश्मीर तो पहला मैंने किताब का नाम सोच लिया। जी, जम्मू कश्मीर का जो इतिहास छिपाया गया, सच जो छिपाया गया, आप इन कहानियों के माध्यम से उसे सतह पर एक किताब के रूप में उकेर कर लेकर के आई हैं। आप साहित्य की यूं कहिए साहित्य की खिलाड़ी हैं, साहित्य की योद्धा हैं, हिंदी की
प्राध्यापिका, विभाग की अध्यक्षा रही हैं। साहित्य और इतिहास दोनों में भी कहीं ना कहीं दूरी रहती है, लेकिन पुस्तक पर जब आपने काम शुरू किया तो उसका एक अध्याय जम्मू कश्मीर के इतिहास को भी समेटता हुआ दिखाई देता है। तो ये साहित्यकार जब इतिहासकार हो रहा था या हो रही थी, वो किस तरह की फीलिंग थी, कैसे हो रही थी वो प्रक्रिया, कैसे घटी? मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ और क्लासरूम में भी हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती रही हूँ कि इतिहास और साहित्य में अंतर क्या होता है। तो इतिहास में नाम और तारीख सच होती है जी। बाकी क्या लिखा जा रहा है लिखवाने वाले लिखा रहे हैं। साहित्य में नाम वही नहीं होगा, शायद तारीख भी वही नहीं होगी, पर जो कुछ कहा जाएगा वो सच कहा जाएगा। जी। तो मैंने ये जो कहानियां लिखी, जैसे एक पहले आपको उदाहरण दो, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ आपको, छोटा सा हिस्सा है। जब हुआ ये था कि ये यानी आपको किसी इतिहास में नहीं मिलेगा ये, और वहां के लोगों ने जब मुझे ये एक दो नहीं अनेक लोगों ने ये किस्सा सुनाया, और पहली बार तो मुझे जब उन्होंने बताया मुझे लगा कि चलो ये इंसान अपनी रॉ में बोल रहे हैं, बुजुर्ग इंसान हैं, कह रहे होंगे, पर बाद में मैंने देखा जितने लोगों से मिलती थी इतने खिले खिले से मानो अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को जी रहे हैं। जिस तरह से वो किस्सा सुनाते थे, मैं वो पढ़ रही हूँ, ये आपको किसी इतिहास में नहीं मिलेगा, पर ये सच है। जी बिल्कुल। 1971 दिसंबर का महीना, पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया है। हमारी फौजों ने उन्हें धूल चटा दी है। हमारे फौजी अपने टैंक, अपनी मशीन गन लिए पाकिस्तान के भीतर, बहुत भीतर तक पहुंच गए हैं, कितने ही किलोमीटर भीतर। जयप्रकाश ने गांव वालों से सुना कि सभी अपने गांव जा रहे हैं सरहद पार। ये मुझे उन लोगों ने बताया कि हमको वहां पर सेंड हुआ। ये जब हिंदुस्तानी फौजें अंदर चली गई तो वहां के गांव वाले तो गांव छोड़कर भाग गए, और ये लोग बाकायदा वहां जाते थे, महीनों तक ये सिलसिला चला। तो आगे बता रही हूँ कि जयप्रकाश ने घर आकर सरला से कहा, दोनों बच्चों को तैयार कर, तू भी तैयार हो जा, आज अपने पुरखों की जमीन से तुझे मिलवाऊंगा। चल पड़े हैं सारे ग्रामीण अपने अपने गांव की ओर। बच्चों की तरह किलकारियां मारते दौड़ते चले जा रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। जयप्रकाश भी सपरिवार अपने गांव की सरहद पर पहुंच गया, लेकिन उसके उत्साह पर घड़ों पानी पड़ गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसी का गांव, लेकिन बदला बदला सा है। उसका घर कहाँ है? वो कुछ दूर वापस लौट गया, आंखें बंद की, आगे बढ़ा। हाँ, यही कहीं है मेरा घर। आंखें खोली, जामुन का पेड़। लिपट गया जयप्रकाश अपने बचपन के साथी जामुन के पेड़ से, चूमने लगा उसे, चिल्लाने लगा, रोने लगा, दहाड़े मार कर रोने लगा। लाला जी, बेबे, ताया जी, दादा, दादी, मैं आ गया, कहाँ हो तुम सब? जामुन के उस पेड़ को आगे पीछे घूम घूम कर देख रहा है। तुझ पर तो नहीं चला कोई कुल्हाड़ा, तेरी डालों को तो नहीं तोड़ा किसी ने। सरला दोनों बेटियों के हाथ थामे खड़ी है। क्या हो गया है जयप्रकाश को? ये रूप तो कभी देखा न था। बच्चे डरे सहमे से माँ के पीछे छिप रहे हैं। जयप्रकाश को अब अंदाजा आ गया, उसके घर की जगह पर कोई नया मकान खड़ा है, बिल्कुल अपरिचित, अजनबी। जयप्रकाश ने गर्दन मोड़ ली। लाला जी याद आ रहे हैं, उनके साथी राजा जी भी। वो थोड़ा और आगे गया, हवेली वहीं खड़ी थी, नया रंग पुता हुआ था। जयप्रकाश को देख हवेली ने खुद ही सिर झुका लिया, शर्मिंदा थी अपने वजूद को लेकर। पता चला राजा जी भी वहां ज्यादा दिन नहीं रहे। कोई कहता सन्यासी बन गए तो कोई कहता मारे गए। जितने मुंह उतनी बातें। जयप्रकाश लौट आया, हताश, निराश, उदास। रात वो सो नहीं पा रहा, सिर्फ बड़बड़ा रहा है। सरला मैं कहीं का नहीं रहा, मेरा कोई वजूद नहीं है। उस पार वालों ने मेरी पहचान मिटा दी, इस पार वाले मुझे अपना नहीं बनाते। मैं कहीं का नहीं। तेरा क्या होगा? हमारी दोनों बेटियों का क्या होगा? सो जो मैं कह रही हूँ कि इतिहास में आपको ये नहीं मिलेगा, इतिहास में आपको वो मानवीयता नहीं मिलेगी, वहाँ तारीखें मिलेगी, तथ्य होंगे, तारीखें होंगी, लेकिन भावना नहीं होगी, और ये कोमलता भी नहीं होगी उस बात को कहने की। निश्चित रूप से इतिहास और साहित्य में ये अंतर रहता है।
जी, तो आप जो कह रहे थे कि वो मैंने क्यों लिखा एक चैप्टर इतिहास मैंने क्यों लिखने की ज़रूरत समझी, तो मैं तो ये बात फिर स्पष्ट कर दूँ कि मेरी किताब की कहानियों को किसी धर्म का चश्मा लगाकर न पढ़ा जाए, किसी राजनीतिक पार्टी का चश्मा लगाकर न पढ़ा जाए। ये मानवीय कहानियाँ हैं, ये सच हैं और मानवीयता का सच है। हुआ ये कि मेरी एक किताब छापी है, दिल्ली के प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन, जी जी, वो लोग छाप रहे थे और 4 अगस्त को मेरी किताब प्रभात प्रकाशन में थी, किताब छप रही थी। अब हुआ ये कि चारों तरफ बहुत हलचल, मेरे आसपास लोगों को पता भी था मैं ये कहानियां लिख रही हूँ, तो सबका ये कि कम ऑन आशा, बट रियलिटी इज दिस दैट कश्मीर वाज नेवर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो इतनी कोफ्त होती थी और ये पढ़े लिखे कितने ही पत्रकार ये बात मुझसे करते थे, लॉयर मुझे ये समझाने की कोशिश करे अजी जम्मू कश्मीर का तो विलय ही नहीं हुआ था। तब मुझे लगा उन लोगों को तो मैं समझाती थी, बताती भी थी, तो फिर मुझे कहीं पर ना ये लगा कि ये जो सच हम बोल रहे हैं, लोग तो इस बात के उसकी बुनियाद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैंने एक चैप्टर पूरा लिखा, क्योंकि प्रभात जी ने कहा कि दीदी कुछ परिशिष्ट में आप लिखिए, आपने कहानियां भी लिखी हैं, आपने बातें भी की हैं, तो आप कुछ तस्वीरें भी दीजिए और एक चैप्टर भी लिखिए। तब मैंने एक चैप्टर लिखा और उसका शीर्षक रखा ताकि कुछ अनकहा न रह जाए। और वहां पर फिर मैंने जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो सारी बातें समझाने की कोशिश की कि किस तरह से 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह तो अपना पत्र दे चुके हिंदुस्तान में, यानी वो जो लोग एक्सेशन यानी अधिमिलन, मर्जर और विलय, उस चीज को इतना छोड़ के और कुछ समझ नहीं पा रहे। अब जिस देश में 565 रियासतें थीं, उनको उनका अधिमिलन संभव नहीं था, तो छोटी छोटी रियासतों को मर्ज कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर तो इतनी बड़ी सबसे बड़ी रियासतों में जी, तो उनके मर्जर का सवाल ही नहीं था, उनका अधिमिलन होना था और 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। और कितनी ऐसी बातें हैं जो लोगों को सच पता ही नहीं है। तो और ये सारी बातें मैंने पढ़ी हैं, जम्मू कश्मीर की जो वहाँ का जो सेंट्रल वो थिंक टैंक कहना चाहिए, स्टडी जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर, वहाँ से भी मुझे वहाँ से भी बातें मिलती रही, पढ़ती रही। तो और इसलिए मैंने सिलसिलेवार सारा कुछ उस चैप्टर में लिया है कि ताकि कुछ अनकहा न रह जाए, लोग इस मुगालते में न रहें कि जम्मू कश्मीर का तो विलय ही नहीं हुआ था। कि कुछ कहते हैं कि उनको तो स्पेशल स्टेटस मिला था जब उनका अधिमिलन, तो हमारे संविधान में तो कहीं पर ये मौका ही नहीं है, स्पेशल स्टेटस वाली कहीं कोई बात ही नहीं थी। ये कब कैसे कहाँ ये झूठ इन लोगों ने बनाया और 70 साल तक उस झूठ को ये लोग भुनाते रहे। इसलिए सच का आना जरूरी है, सामने आना। झूठ का मायाजाल, और उस मायाजाल को आपने अपनी कलम से जहां जहां से उसको तार किया जा सकता था, आपने उसको बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। जब जो काम आपने किया इस पुस्तक के रूप में, निश्चित रूप से उस काम को करते हुए कठिनाइयां भी कुछ आई होंगी। बहुत संक्षेप में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कठिनाइयां किस किस तरह की आई इस काम को अंजाम देते समय। कठिनाइयां कहूँ तो कोई भी नहीं, सिर्फ मेरे भीतर का उहा, सिर्फ मेरे भीतर की लड़ाई, सिर्फ मेरे भीतर की वो जिद कि मैं क्या करूं। मैं ना हमेशा कहती हूँ कि जब भगवान राम सेतु बना रहे थे ना, तो लंका जाने के लिए में वानर जो हैं, रीछ जो हैं, बड़े बड़े पत्थर लेकर जा रहे थे और वहां पर तो उस सब के बीच एक गिलहरी भी थी। तो गिलहरी क्या कर रही थी, वो पानी में जाती थी, भीग जाती थी, फिर किनारे आती थी, उस बालू में लौटती थी, उसके शरीर पर बालू चिपक जाती थी, फिर वो उस पानी में जाती थी, डुबकी लगाती थी, बालू झगे, ये सिलसिला चलता रहता था।
तो मुझे ये लगता है कि इतना बड़ा काम जो जम्मू कश्मीर के इतिहास को सामने लाने का है, यानी हमारे जो कानूनविद हैं वो कर रहे हैं, हमारे समाज सेवी कर रहे हैं, लॉयर कर रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं, इन सब बड़े लोगों के बीच ये आशा एक गिलहरी है जो अपनी तरह से कोशिश कर रही है कि ये सच लोगों के सामने आए। और तकलीफ ये होती है जब आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं, पर मैं ना वीरेंद्र लोगों को ज्यादा दोष भी नहीं देगी। जब 70 साल तक आपको झूठ ही परोसा गया, जब तो 70 साल तक आपसे झूठ ही कहा गया, है ना, लॉयर जजेस वो तक नहीं जानते थे 35 से है क्या। इन लोगों ने इतनी गंदी चाल चली कि संविधान में अनुच्छेद 35, अगर आपको 35 से लाना था, अगर आपकी नीयत अच्छी थी, अनुच्छेद 35 के बाद आप 35 से लाते, वहां नहीं है। तो अच्छे अच्छे संविधान के जानकार भी इस बात को नहीं जानते थे, क्योंकि 35A को परिशिष्ट में लगा दिया और 35A में फिर और परिशिष्ट तक किसी ने जाने की जरूरत नहीं समझी, कोई गया नहीं। और आपने सचमुच एक बहुत बहुत बड़ा तथ्य आपने बताया। लाखों लोग, देश के लाखों लोग नारकीय जीवन जीते रहे 72 सालों तक। और उसकी बड़ी वजूहात में 35A थी, वो 35A जिसे भारत के संविधान में गैर कानूनी तरीके से घुसा दिया गया। न संसद में उसकी चर्चा हुई, न संसद में उसे प्रस्तुत किया गया, और सीधे संविधान में आपने लगा कैसे दिया। और संविधान में लगा के जो उसके बाद जो बड़ी आपने कहा चतुराई वाली बात, उसके बाद जो अपराध हुआ, पहली बात आपने चोरी छिपे उसको आप लेकर आए, फिर आपने संविधान की किताब में उसको वहां नहीं रखा जहां वो दिखती, आपने उसको छिपा कर रखा। और तो और देश के न्यायविद, देश के कानून के विद्यार्थी, न्याय के आसन पे बैठने वाले, संविधान का विश्लेषण करने वाले लोग, उनको भी उसका एहसास नहीं था। डॉक्टर आशा, ये जो आपकी कहानियां हैं, अगर मैं आपसे पूछूं चलते चलते दौड़ते दौड़ते हमें ये भी बता दें कि इनमें सबसे प्यारी कहानी आपको कौन सी लगती है और क्यों? अब ये तो आपने ऐसे सवाल पूछ दिया, माँ से कहा जाए कौन सा बच्चा तुझे ज्यादा प्यारा है। माँ को तो सारे बच्चे बराबर प्यारे होते हैं जी। तो दाईं आंख से प्यार किया जाए या बाईं आंख से, झगड़ा हो जाएगा। तो सब मेरे लिए जी, मुझे तो सारी कहानियां, पर मुझे तो ये ना, मुझे कहानी लिखना एक चीज, ये सारा कुछ पहले मैं पढ़ती थी, लोग जब कहते थे, वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं है, किताबें छपी नहीं है, पर ये कहानियां जब मैं लिख रही थी ना, ये सचमुच ऐसे लगा एक बार फिर उस प्रसव वेदना से गुजर रही हूँ। वो जो पीड़ा थी हर बार मेरे भीतर, मेरे दिलो दिमाग में ये सारे पात्र इतने दिनों तक बैठे हुए थे, इतने महीनों तक चल रहे थे, इतनी कश्मकश चलती रहती थी, और एक एक कहानी का बनना, मुझे लगता था मेरा एक एक बच्चा फिर सामने आ रहा है, मेरा एक एक बच्चा फिर सामने आ रहा है। तो उस हर पात्र मेरा इतना अपना है, और उन सबसे तो इसलिए किसी कहानी के लिए नहीं कह सकती कि ये ज्यादा प्यारी है। सारी कहानियां और सारे पात्र, ये तो मैंने 8 कहानियां लिखी हैं वीरेंद्र, मेरे भीतर अभी 80 कहानियां और हैं लिखने बैठूंगी। चलिए, इतनी पीड़ा है वहाँ। जिनकी रुचि जम्मू कश्मीर में है और जो मानवीय संवेदनाओं में रुचि रखने वाले, साहित्य में रुचि रखने वाले लोग इंतजार में बैठेंगे आज के इस कार्यक्रम को सुनने के बाद। भी बहुत सारे लोग इस बात के लिए कतार में इंतजार में होंगे कि नई कहानियां और आपकी कलम से निकल करके आए, जिसमें ये दर्द बयान हो। 2 साल पहले आपने ये कहानियां लिखी, ये दर्द कलम से उकेरा, इस बीच में बहुत कुछ बदल गया, बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया, जिसकी शायद कहानियां लिखते समय भी आपको कल्पना नहीं होगी कि ये इतनी जल्दी होने वाला है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि 370 भी जाएगी, 35A जा सकती है, ये कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इनके जाने के बाद वहां के लोगों से भी बात हुई होगी। एक बार फिर कोई ऐसे संस्मरण अगर आप चर्चा करना चाहें कि ये जो बदलाव आया है, उसको लोग कैसे बता रहे हैं आपको? देखिए, जब वहां गई थी मैं, जब जाती आती रहती थी, तो वहां तो हर बार आते समय गले लग के रोना धोना यही होता था, और सब कहते थे कि मैडम जी हमारे जीते जी ये हो जाए और हम जी सकें, आजाद हो सकें। और मैं सबसे वादा करके आती थी, तब आऊंगी जब 35 से खत्म हो जाए, 370 35 से हट जाएगा, तब मैं फिर आऊंगी।
कसम से कह रही हूँ, दूर दूर तक इस बात का एहसास नहीं था कि वो दिन इतना जल्दी आ जाएगा। तो और मैं तो यानी जब साथ खाना खाने बैठते थे, वो कहते थे मैडम जी आपके लिए तो हमने बनाया भी नहीं, आप लोग खा सका। मैं फिर आने वाली हूँ, 35 से खत्म होगा, फिर आऊंगी, उस दिन मेरे लिए अच्छा खाना बनाना। तो इस तरह की बातें होती थी। और फाइनली जब 6 अगस्त जी मैं मार्च में जाने वाली थी वहां। अच्छा, अभी गए नहीं हैं? जम्मू कश्मीर मार्च में जाने वाली थी, पर अब सारा कुछ इतना उथल पुथल मच गई है कि अब तो संभव नहीं है। अब देखें कब जा सकूंगी, पर लोगों से संपर्क में हूँ। मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि क्योंकि उस क्षेत्र में मुझे भी जाने का, इन सभी श्रेणियों के लोगों से मिलने का अवसर मिला, मैं चूक गया और आपने बड़ा काम निश्चित रूप से किया है उनके दर्द को सतह पर लाने का। तो जब आप उस मोहल्ले में, उन वादियों में, उन बस्तियों में फिर से लौटें, एक नए कश्मीर में, नए जम्मू कश्मीर के उन लोगों के बीच में, तो हो सके तो सूचना मुझे भी दीजिएगा। कोशिश करूंगा कि आपके साथ उन लोगों के साथ उन लोगों से मिलने का मुझे एक बार फिर से मौका मिले। भविष्य की कुछ प्लानिंग्स और लगती हैं अभी? बहुत सी, बिल्कुल बिल्कुल, पर अभी उजागर नहीं करूंगी, कर रही हूँ अभी काम। और पर एक चीज का, 2 बातें और कहनी है इससे पहले, क्योंकि अब समय तो खत्म हो रहा है। एक तो ये कि हमने ये जो डोमिसाइल वाली जो बात की है, मैं चाहती हूँ कि हमारे राजनेता और जो नियम कानूनों को बना रहे हैं, वो लोग ये भी देखें कि पीओजे के से करीब 5,500 के करीब परिवार यहाँ आए थे, इस तरफ आए थे जी। उन्हें भी ये सुविधा मिलनी चाहिए डोमिसाइल वाली, एक उन्हें शामिल किया जाए, वो अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज, एक प्यारी सी चीज जो आपको बतानी है कि मेरी इस किताब की भूमिका जो है, संतूर वादक, महान संतूर वादक, पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने लिखी है। लोकार्पण भी उन्हीं के हाथों से हुआ, जहां तक मेरी जानकारी। जी, तो मेरा उनसे परिचय है। और जब मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं जम्मू कश्मीर गई थी और मैंने कुछ कहानियां लिखी हैं, आपको सुनाना चाहती हूँ, तो कहने लगे कि ठीक है, आ जाइए किसी दिन। फिर वो बात आई गई हो गई। एक दिन भाभी जी से, मिसेस शर्मा से बात हो रही थी, तो कहेंगे आशा जी आप कहानी सुनाने वाली थी, क्या हुआ? तो मैंने कहा बात ही नहीं हुई। भाभी जी कहेंगे आ जाइए इस संडे। मैं गई विदिन ये सोच के कि ठीक है, एक कहानी सुनाकर आधे घंटे में लौट आऊंगी उनके घर से। मैं 3 घंटे वहां थी। पंडित जी जम्मू से हैं, भाभी जी कश्मीर से हैं। वो दोनों उन कहानियों को एक के बाद एक पंडित जी कहते हैं हाँ आगे कुछ सुनाइए और सुनाइए। और फिर उन्होंने कहा कि आशा जी आपने जब मुझसे कहा था कि आपने कहानियां लिखी, तो मैंने सोचा ठीक है, आप घूमने गई हैं, आपने वो कहानियां लिखी हैं जी। मुझे पता नहीं था आप ये लिख रही हैं। और कहने लगे आप भारत की बात छोड़िए, जम्मू कश्मीर के लोग भी इस सच को नहीं जानते। तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि पंडित जी अगर आपको लगता है कि मैं ये ठीक चल रही हूँ, सही रास्ते पर, तो आप लिखिएगा कहानी की भूमिका। और उन्होंने लिखी। उनका बड़प्पन है। फिर लोकार्पण के लिए भी आए। तो मुझे कहीं पर ये लगता है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, किसी अच्छी नीयत से आप कुछ करने जा रहे हैं, ऊपर वाला आपके साथ हो लेता है, आप ही को वही राह दिखा रहा होता है। जी, आपके श्रम को, आपके सृजन को स्वीकार्यता भी उस तरह की मिलती है, स्नेह भी मिलता है पढ़ने वालों का। और मैं अभी तमाम लोगों का, उन तमाम देखने वालों का जो आज की इस चर्चा में, इस विमर्श में हमारे साथ शामिल हुए, जिन्होंने आज मेरे साथ और आशा जी की किताब के बहाने से कश्मीर के दर्द वाली वादियों के उस हिस्से का दौरा किया जिस पर बहुत लोगों की निगाह बरसों तक नहीं की। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक और अभी तो एक हिस्सा और भी है। मुझे तो ये लगता है वीरेंद्र, दूसरी बार फिर आपके पास आऊंगी, लोगों से मिलना चाहूंगी। लेकिन जो किस्सा है उसको जरूर कह दीजिए, उसको तो छोड़ना नहीं है। उसको वो तब आऊंगी जिस दिन गिलगिट, बल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद मुझे ना कभी कभी इतनी तकलीफ होती, मुझे लगता है कि जैसे एक मकान है, मेरा मकान है, और अचानक मेरा पड़ोसी आता है और कहता है कि अब इस कमरे में और इस कमरे में जितने इस समय तुम्हारे घर के लोग हैं, अब तुम्हारा उनसे कोई नाता नहीं है।
कोई देश के एक हिस्से को, जमीन के हिस्से को जबरदस्ती आपसे झपट लेता है। और कैसे लोग हैं हम, 70 साल से चुपचाप बैठे हुए हैं। कैसे हमको, मुझे ना कभी-कभी ऐसे लगता है कि वो पीओजेके वाले जो हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख भाई-बहन हैं, वो रो रहे हैं, कलप रहे हैं, वो चाहते हैं अपने देश का हिस्सा बनना, और हमारी सरकारें सोई हुई हैं 70 साल से। तो मुझे अब ये इच्छा है कि ये सारा हिस्सा हमारे साथ हो, उन सब भाई बहनों को अपने आगोश में ले सकूं, और प्यार से इस पूरे उस 73 साल पहले के उस जो जबरदस्ती हमसे छीन लिया गया है, हम बेवकूफ चुपचाप बैठे रहे, उसे फिर नए सिरे से सोचिए। उनकी भी तो 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां वो लोग निस्संदेह क्या जिंदगी जी उन्होंने, कह सकते हैं कैसी जिंदगी जी, और क्यों हमने कुछ नहीं किया। अब होना जरूरी है। आजादी, उनको भी आजादी चाहिए। जिस स्वतंत्रता का हमने आनंद लिया है, तरक्की का, खुली हवाओं में सांस लेने का, गिलगित बल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद का हमारा हिस्सा जम्मू कश्मीर का, निश्चित रूप से ये सपना भी साकार होगा, ऐसा देश के बड़े हिस्से ने अब ये मानना शुरू कर दिया है, और वो अवसर भी आएगा। हम सब मिलकर के उसके लिए परिश्रम करें। फिर मैं कहूँगा चलते चलते कि गिलगित बल्टिस्तान कटा हुआ है, ये तो कड़वा सत्य है। इससे ज्यादा कड़वा सत्य ये है डॉक्टर आशा जी कि कटे हुए का, देश के उस कटे हुए, छूटे हुए, बिछड़े हुए हिस्से की जानकारी देश के एक बड़े वर्ग को किसी ने ढंग से दी ही नहीं। मैं जब हर बार कह रही हूँ कि मुझे मेरा इतिहास सही नहीं पढ़ाया गया, मुझसे झूठ बोला गया, मेरे देश से झूठ बोला गया, दुनिया से झूठ बोला गया, जम्मू कश्मीर लगातार ये कुकर्म करता रहा, मेरा मतलब इसी से है। जी, मैं कार्यक्रम को विराम की तरफ लिए चलता हूँ, और एक सुझाव मैं आपको दूंगा कि हो सके तो इन कहानियों को जो आपने इस पुस्तक में उकेरी हैं, इन कहानियों को आप और आप जो करना चाहें सो करें, लेकिन ऑडियो पर जरूर इनको अपनी ही आवाज में आप लेकर के आएं, ताकि ऑडियो के माध्यम से भी, और रेडियो एक बहुत बड़ा प्रभावी माध्यम है, उसके माध्यम से मैं कम्युनिटी रेडियो की बात यहाँ पर करना चाहूंगा कि कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से देश के उन हिस्सों में जहां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चलते हैं सैकड़ों की संख्या में, कश्मीर की दास्तान आपकी वाणी में, आपकी लेखनी से जिस तरह से आपने उकेरी है, वो पहुंचाई जा सके। आपका डॉक्टर आशा नेथानी मुंबई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, और उन तमाम मित्रों का भी जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ लगातार। मैं वीरेंद्र जम्मू कश्मीर नाव को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक 8 कहानियों को एक साथ इतने लोगों तक पहुंचाने का आपने मुझे जो मौका दिया है, आभारी हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया।